बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, आज सिंध भर में 6 नई नहरों के मामले पर हड़ताल रही। पूरे सूबे का जो कारोबारी सरगर्मी, अगर उसकी बात की जाए तो वो भी मफलूज रही, जबकि ट्रैफिक भी जो रूटीन है उससे कुछ हद तक आगे पीछे हमें कम दिखाई दी। इसी हवाले से लेकिन आज जो बड़ी पेशरफ्त है वो ये कि राना सनाउल्लाह का टेलीफोनिक राब्ता हुआ शर्जील मेमन से। इस बात पर इत्तफाक कर लिया गया वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान कि अब बैठ के बात कर लेनी चाहिए नहरों के मामले पे, और इस बात पे अब फाइनली इत्तेफाक कर लिया गया। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कह रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कह रही थी, इनका क्या कहना है, इसमें भी प्रोग्राम में आगे जाके बात करते हैं। लेकिन एक बात जो इंतहाई अहम है वो ये भी कि दूसरी तरफ मुर्तजा वहाब ने ये कहा, मेयर कराची, उन्होंने ये कहा कि जो मंसूबा है, पहली बात तो इसका खत्म करने का मुतालिबा किया, लेकिन जो जिम्मेदारी डाली उन्होंने वो पंजाब के वुज़रा पे डाल दी कि पंजाब के वुज़रा की वजह से ये मामला असल में खराब हुआ। हकीकत क्या है, इस पे बात करने के लिए पंजाब की हुकूमत को ही रिप्रेजेंट करती हैं आमिना शेख, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं, साथ ही अदनान हैदर स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और हाफिज एहसान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अदनान, आप स्टूडियो में, आपसे आगाज करते हैं। पहले तो आपको खुश आमदीद भी कहते हैं, बहुत शुक्रिया। आमना सुन रही है हमें, आमना की तरफ भी जाते हैं। अच्छा अदनान, एक बात जो राना सनाउल्लाह साहब ने ये तो कहा कि उनको गाइडलाइंस मिली हैं नवाज शरीफ साहब की जानिब से, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, कि इस मामले पे बैठ के बात कर लेनी चाहिए अब सिंध हुकूमत के साथ, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानात हैं उनको सीरियस ना लिया जाए। ये दोनों तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खेल रही है, ये उसकी सीरियसनेस को शो करता है या नहीं करता? सीरियस है हुकूमत, नहीं है, क्या है? देखिए, इस हुकूमत के अख्तियार में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये एक बेचारी बेख्तियार सी हुकूमत है। अदनान, एक मिनट मुझे दीजिएगा, पहले मैं नमरा का इंट्रो करेक्ट करना चाह रही हूँ। नमरा ने इंट्रोडक्शन दिया कि पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं मिस आमना शेख साहिबा। नमरा आप ये बताना भूल गई MPA हैं कि इमरान खान की गुज़श्ता हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदनान हैदर साहब। ये आपने अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया, मैंने कहा मैं कंप्लीट कर। अदनान हैदर हक और सच की आवाज बुलंद करता है, अदनान हैदर झूठ नहीं बोलता, अदनान हैदर हकाइक को बयान करता है। आमना शेख साहिबा, आपसे आप बता दें, आप अपने सर पे हाथ रख के बताएं, आप अपने ही सर पे हाथ रख के बताएं, क्या इस मुल्क का वजीर आजम शहबाज शरीफ बा अख्तियार वजीर आजम है? अपने सर पे हाथ रख के बताएं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अख्तियार है? माशाल्लाह, उसने इस 1 साल और 2 महीने में कोई एक काम जो अपनी मर्जी से किया हो? अदनान साहब, वाकई इख्तियार नहीं है, जेलों से एसी उतारने का इख्तियार नहीं है, लोगों को रुलाने का इख्तियार नहीं है, सड़कों के ऊपर कत्लो गारत करने का इख्तियार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आईनी और कानूनी इख्तियारात है। और आपके इंट्रो में तो एक और बात ऐड करनी चाहिए कि पाकिस्तान की वो वाहिद हुकूमत जो आईनी तौर पे घसीट के पार्लियामेंट से निकाली गई, घर भेजी गई, उसके रिप्रेजेंटेटिव से हमरा बात करी तो इतना उनका स्पेशल इंट्रो है। वैसे आई विल फील प्राउड, आई विल फील प्राउड अगर मैं इमरान खान का तर्जुमान होता, अगर मैं सहाफी ना होता तो मैं इमरान खान का तर्जुमान होता। अगर मुझे किसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करने का कहा जाए और मैं सहाफी ना होता, अगर मैं सहाफी ना होता और सियासत में होता तो मैं तहरीक इंसाफ में, और ये मेरे लिए बाइस फख्र होती बात। तो टॉपिक से पहले ही बात की थी, पहले अदनान को नाराज कर दिया। नहीं, आमना शेख साहिबा, आई चैलेंज यू, नहरों के मामले में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों बेअख्तियार हैं। उनसे ज्यादा अख्तियार अदनान हैदर के पास है। अदनान हैदर नहरों पे बोल सकता है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की इतनी औकात नहीं कि वो नहरों के मामले में बात कर सके, उनमें तो जुर्रत ही नहीं, क्योंकि जहां से ऑर्डर आया है वो तो उस ऑर्डर के पाबंद हैं। अदनान हैदर किसी के ऑर्डर का पाबंद नहीं है, अपनी खाता हूं, अपना रहता हूं, अपना सोता हूं भाई, और अपनी सहाफत करता हूं। मैं इस वक्त शहबाज शरीफ से और मरियम नवाज से ज्यादा आपकी तरफ में आती हूँ अदनान का जवाब लेके, फिर मुझे तर्जुमान बना दिया। आपने अटैक कर दिया, उनको ज्वाइन कराते साथ ही। मैं आमना शेख साहिबा, मैं अदनान हैदर इस वक्त इस मुल्क के वजीर आजम से ज्यादा बाख्तियार हूँ। मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीता हूँ भाई। शहबाज शरीफ साहब को अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकते, वो अपनी मर्जी से लाहौर नहीं जा सकते, वो अपनी मर्जी से किसी गैर मुल्क का दौरा नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से किसी कहीं के ऑर्डर नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मर्जी से आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। आप बता देना आमना शेख साहबा, 1 साल 1 महीने में शहबाज शरीफ ने और पंजाब हुकूमत ने क्या खिदमत की है इस कौम की? आपने किसान को लूटा, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को लूटा, आपने इस मुल्क में गरीब को मारा, आपने क्या किया बीबी?
میں تو اتنی خوش ہو گئی ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فورن ریمیٹنس پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ 18 لاکھ پاکستانی چھوڑ کے گئے، اس لیے ریمیٹنس زیادہ ہوئی. 18 لاکھ پاکستانی چھوڑ کے گئے. آمنا یہاں پہ آپ کو کریکٹ کرنا پڑے گا خود کو. جو ریمیٹنسز ہماری زیادہ ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ 18 لاکھ پاکستانی باہر گئے تو وہ تنخواہیں بھیج رہے ہیں نا اپنے گھر پہ. عید کا موقع تھا، عید کا موقع بھی تھا. وہ حکومت کے اوپر. آمنہ جی آپ بولیے. اچھا لیکن چلیں آپ کنٹینیو کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں. گورنمنٹ کے اوپر ان کا ٹرسٹ نہ ہو، اگر ان کا ٹرسٹ نہ ہو وہ نہ بھیجیں. لیکن ان کی مجبوری ہے. پی آئی نے 21 سال کے بعد 21 ارب روپے کا منافع کیا. آمنہ شیخ صاحبہ آئی چیلنج یو، آپ جھوٹ بول رہی ہیں. آپ پی آئی اے پہ جھوٹ بول رہی ہیں. آمنہ شیخ صاحبہ آپ پی آئی اے کے معاملے پہ جھوٹ بول رہی ہیں. آئی چیلنج یو. عدنان صاحب یہ بتائیں 2013 سے آپ کی پارٹی نے الزام لگانے کے علاوہ کیا کیا؟ یا تو آپ اس الزام کو پروف کریں. جب تک آپ پروف نہیں کر سکتے شو میں بیٹھ کے چیزیں ماننے سے کچھ نہیں ہونے والا. آئی ایم اے جرنلسٹ یار، میں سچ کی بات کرتا ہوں. خواہش تو ہے نا، میں سچ کی بات کرتا ہوں. ندیم ملک صاحب نے سنیں عدنان حیدر وہ صحافی ہے کہ جب مریم نواز کا انٹرویو روکا گیا ندیم ملک صاحب کا تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی، میں نے آواز اٹھائی. عمران خان صاحب کا نام روکا گیا. عدنان حیدر واحد صحافی ہے پاکستان ٹی وی چینلز کا جس نے پہلے دن سے آج تک صرف عمران خان کا نام لیا ہے. میں نے بانی نہیں کہا، میں تب بھی صحافی تھا، میں آج بھی صحافی ہوں. پی آئی اے کے معاملے میں آپ کی حکومت جھوٹ بول رہی ہے. آمنہ شیخ صاحبہ ٹھیک. اچھا چلیں آمنہ جواب شامل کر لیتے ہیں. ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں. مجھے ٹاپک بھی ڈسکس کرنا ہے. نہروں والا معاملہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اس پہ اب وفاق اور صوبائی حکومت ایک ساتھ بیٹھنے جا رہے ہیں. آمنہ شیخ صاحبہ سے اچھا چلیں پی آئی کا جواب دیں جلدی سے. آمنہ نہیں میں ان کو یہ کہہ رہی ہوں، دیکھیں نمرہ ایک بات ہوتی ہے یہ شور مچانا، چیخے مارنا، یہ تو ان کی اور ان کی پارٹی کی پرانی عادت ہے. صبح سائفر لہجاؤ، جات کو جا کے منت ترلا کرو. اچھا پی آئی اے کا جواب دیں نا. پی آئی اے کا جواب دیں. مجھے ٹاپک کی طرف جانا ہے. حکومت نے تو میں پی آئی اے کی بات کر رہی ہوں. حکومت نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کسی پروف سے سبسٹینشیٹ کریں اپنے کلیم کو. ہوائی باتوں پہ، آپ کے الزامات پہ، آپ کے 35 پنکچر کے اوپر، آپ کے سائفر کے اوپر ہم آپ کی کوئی بات نہیں ماننے والے. نہ عوام آپ کے جو ہے کبھی اسلامی ٹچ اور کبھی فورن ٹچ سے آپ بے وقوف بننے والی. اب بہت ہو گئی. عوام کو اب پتہ چل چکا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کس کو الزام لگانا کس کا پیشہ ہے. سیاست کرنی تو آتی نہیں ہے، صبح سے شام تک الزام لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ایسے الزامات کو ہم بالکل مسترد کرتے ہیں اور ہم کسی الزام کے اوپر کوئی بات کریں گے پروفز کے ساتھ، نمبرز کے ساتھ، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. چلیں میں بتاتا ہوں. آمنہ شیخ صاحبہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ڈیڑھ ہوشیار حکومت ہے. شہباز شریف صاحب نے کارروائی یہ ڈالی ہے کہ پی آئی اے کے ذمہ جو قرض تھا وہ قرض اٹھایا اور باقی کمپنیوں پہ ڈال دیا. پی آئی اے قرض فری ہو گئی. اب پی آئی اے کا کوئی قرض نہیں ہے. تو جو پی آئی اے کماتی ہے وہ اپنے ڈیلی ایکسپینس پہ کرتی ہے، باقی بچت ہو جاتی ہے. پی آئی اے کے ذمہ جو اربوں روپے کا قرض تھا وہ پی آئی اے کے ذمہ سے اٹھا لیا گیا کاغذوں میں. آپ نے کہا دیکھیں جی ہم نے پی آئی اے کو منافع بخش بنا دیا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں حافظ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے، ان کو بھی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو. عدنان صاحب تو حافظ صاحب نہروں والا معاملہ اصل میں ہم ڈسکس کریں لیکن ہماری گفتگو کہیں اور چلی گئی. یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو یہاں پہ، آپ تو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، صدر مملکت کے جو اجلاس ہے اس کے منٹس، پھر صدر مملکت کی اس پہ رضامندی، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک بات کر رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے، یا پاکستان کے عوام کو کوئی بھول ہی گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا ہی ایک کانسٹیٹیوشنل، لیگل اور پولیٹیکلی سینسٹیو ایک میٹر ہے. آج کل آپ کے اندر یا اس کے بعد کے اندر جو ہے وہ یہ بنا ہوا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. 91 کا واٹر بورڈ ہے جس کو سارے پروونس 1991 کے اندر سائن کیا، اور اس کے بعد 92 کے اندر ارسا جو ہے اس کا ایک ایکٹ آیا، ارسا اس کے نیچے کام کر رہی ہے. 91 کا جب تھاٹ آیا اس کے اندر اس پانی کی جو ڈسٹریبیوشن تھی اس کو ڈیوائڈ کر آپ کو تقریباً 5.9 کیا گیا، کو جو ہے 48.5 دیا گیا، اور اسی طرح جو ہے 8 پوائنٹ تھا وہ کے پی جی کا تھا، اور 3.5 تھا وہ بلوچستان کا تھا. تقریباً 114 جو تھا 4 بلین کے اوپر ایک پانی پہ جو ہے اس کو کیا. اب اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ چیز آتی ہے کہ پاکستان کی آبادی تو اس وقت آبادی تھی، اور اس کی جو پانی کی ڈسٹریبیوشن اگر پر کے حساب سے کرتے ہیں
5000 वो पानी पर कैपिटा आता था। अब हमारी पॉपुलेशन जो है 140 मिलियन हो गई है और ये तकरीबन 1000 है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम आई है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका पानी कम हुआ है और जब प्रॉब्लम आती है वो दिक्कत आती है जब पानी की शॉर्टेज जो आती है। लेकिन इस रिकॉर्ड के अंदर 4 चीजें जो क्लियरली सारे सोचने या उसे एग्री किया। नंबर 1 ये है इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपनी टोटल इंडिया के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक पानी को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा उस चौकीदार बना सकता है, उसके अंदर आप उसकी ड्यूटीज है तो आप वो बना सकती है। दूसरा उस चीज के अंदर है मुझे है कि जिस एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर किसी भी प्रोविंस का किसी भी दरिया के ऊपर जो है वो प्रायोरिटी ये मेरा दरिया है इसके ऊपर राइट ऑफ प्रायोरिटी ऐसी चीज नहीं है। तीसरा उसके अंदर ये है कि कैलिब्रेटरी सिस्टम जो है वो आपकी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है जो इसको मॉनिटर करता है और उसके अंदर सारे प्रोविंसेस के लोग जो है उसके अंदर आते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेवल के ऊपर डिसाइड किया और जनरली अगर आप किसी से किस चीज से पूछें कि क्या सूबे अपने पानी के अंदर रहते हुए जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं तो आपको सबकी तरफ से आएगा बिल्कुल कर सकते हैं। अब दूसरा वो के अंदर आया कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इस चीज का एक आया डिस्कस हुआ और उसके मिनट्स में इस तरह आए गए, लेकिन उसके बाद ये है कि इसको एक पॉलिटिकली नैरेटिव के तौर पर अंदर है जो पार्टी इसको रेज किया पार्टी है उसके लिए एक पॉलिटिकली एम्बैरसमेंट आई है। लेकिन जनरली इस चीज के अंदर जाए तो हमारी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मौजूद है, आर्टिकल 100 मौजूद है। इस चीज को टेक्निकल चीज है, इसको मेरा ख्याल अरे सुबह मिल के बैठ के और जो इसको जो है आपको चाहिए ताकि सीसीआई पे भी हम बात करते हैं, उसमें भी बात करते हैं। हाफिज साहब, आमना जो मुर्तजा वहाब साहब ने इल्जाम लगाया कि पंजाब के गुजरा की वजह से ये तमाम तर मामला खराब हुआ है, आपको क्या लगता है उनका जो बयान है, जो उन्होंने इल्जाम आयद किया पंजाब की हुकूमत पे, पंजाब के गुजरा पे कर दिया, असल गलती किसकी है? आप किस तरह डिफेंड करेंगी? नम्रा, बात तो वहीं से शुरू हुई जहां से अहमदनान हैदर से जो बात कर रहे थे वही बात अब मुर्तजा वहाब के बारे में करनी पड़ेगी कि शोर डालना, इल्जाम लगाना। मेरी बात सुने, मेरा तो एक बड़ा सादा सा सवाल है कि जब ये इशू आया प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर साइन क्यों किए? सबसे पहले क्या उन्होंने उस वक्त उनको अंदाजा नहीं था इस बात का कि जी इतना बैकलैश आएगा, इतना हमें पॉलिटिकल कैपिटल यूज करना पड़ेगा? अब वो आवाम को अपनी बेवकूफ बनाने के लिए ये सारे ड्रामे कर रहे हैं, इसको बुरा, ये वो गुड कॉप बैड कॉप वाली क्लासिक एग्जाम्पल है कि आपने सब कुछ कर भी लिया, आप असेंबलियों के अंदर भी सारा कुछ इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हर जगह अगर ये सब ड्रामा है तो फिर आप लोग बैठेंगे कैसे इनके साथ? आपकी जो वफाकी हुकूमत है वो आज रजामंद हो गई, इत्तेफाक कर लिया गया कि हम मुज़ाकरात के जरिए इसको हल करेंगे। सो अगर आप लोग अग्री ही नहीं करते, आप ये समझते ही नहीं है, आप लोग उनकी चीज को सीरियस ही नहीं समझते, तो फिर बैठने का मकसद ही नहीं हुआ। ऐसे ही है नम्रा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी मैंने एक दफा भी ये नहीं कहा कि हम उनकी बात को सीरियस नहीं लेते। आप शायद भूल गई हैं, लेकिन मैं आपको और बाकी तमाम मेंबरान इस शो के को याद करा दूं, सिर्फ शोर मचाने का और क्या मतलब है? पहले जब ये इशू शुरू हुआ था तो एहसन इकबाल साहब ने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे लिए तमाम मेंबरान बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तमाम इत्तेहादी पार्टीज हों या अपोजिशन पार्टीज हों, तमाम लोग ने आज भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानात से मुतालिक संजीदा होने की कोई जरूरत नहीं, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसका क्या मतलब हुआ? और क्या आप सीरियस नहीं ले रहे? मेरा ये पॉइंट था यहाँ। नम्रा, मैं भी तो वही कह रही हूँ, उर्दू में ही कह रही हूँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि हमने ये दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, आप उनको मिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, एक ये बात है कि हमने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट रखी और स्टांस रखा और आज भी रखा है। एक मिनट अदनान, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा। हमारा ऑफिशियल स्टांस ये है और हमेशा रहेगा, आज नहीं 1 साल से जिस दिन ओथ लिया गवर्नमेंट्स ने उस दिन भी यही स्टांस था कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। वो रजामंद है हमारे तमाम मंसूबों पे। अब अगर रजामंदी का इजहार करने के बाद वो मीडिया टॉक के लिए कोई शोर शराबा करते हैं तो उसको हम क्या करें? उसमें जाके उनके साथ धरने पे बैठें। आमना शेख साहिबा, ये बता दीजिए कि ये 6 नहरों का इतना अजीम जो आइडिया है ये किसका है? ये मरियम नवाज साहिबा का है, शहबाज शरीफ साहब का है, या नवाज शरीफ साहब का है, या आपका है? किसका है ये आइडिया? अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि आप लोगों का मसला ये है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी है ना, कि आपको यही समझ आती है
मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आपको वन मैन बड़ा सादा सा सवाल है बीबी, बड़ा सादा सा सवाल है। हमारी पार्टी में टाइम नहीं है। हमारी पार्टी में मैं सादे सवाल का जवाब दे रही हूँ। सवाल ऑप्शन 4, ए मरीम नवाज, सवाल पूछते हैं तो जवाब आमना शेख, किसका आइडिया? मैं कह रही हूँ तमाम लोगों ने अपनी पूरी पार्टी और हुकूमती चले नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है। एक ब्रेक शामिल करने लगे, ब्रेक के बाद आएंगे मजीद हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डिस्कशन के लिए, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम आई, इंतहाई मुतनाज़ तरमीम, अभी भी उस पर हम बात करते हैं, उससे बहुत सी मुतालिक खबरें भी बार बार हम शेयर करते रहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर से मुतालिक वो एक मुतनाज़ सारा सिस्टम रहा। उसके बाद सीनियरिटी वाला जो मामला है वो भी अभी चल ही रहा है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे मसाइल हैं जो हमारी जुडिशरी से जुड़े हैं। लेकिन इस सब के दरमियान आज जो एक और खबर सामने आई वो ये कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट समेत तमाम हाईकोर्ट्स में मुस्तकिल बुनियादों पर चीफ जस्टिस तैनात करने का फैसला कर लिया गया। अब क्या हमारी जुडिशरी के जो मसाइल है वो इसके जरिए हल हो जाएंगे या नहीं, इस पे बात करते हैं अभी। हाफिज साहब, ऑब्वियसली इस पे सबसे पहले आपका जवाब मुझे चाहिए होगा। आप क्या समझते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट फैसला है, ये जो करने जा रही है हुकूमत करेगी, या फिर अगर देखा जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे ट्रांसपेरेंसी तो होती नहीं है बजाहिर, लेकिन आपको क्या लगता है? बहरा नंबर सिर्फ मैं 1 मिनट आऊंगा, क्योंकि आपने जो पहले चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट पे बात की है, जो एक 6 कैनाल्स में से एक है। ये जो ओरिजिनली आइडिया था जब बरतानिया जहाँ पे हुक्मरान था और 19वीं सदी के अंदर वहाँ पे कैनाल सिस्टम चल रहा था, तो 1919 के अंदर जो है बरतानिया ने हेड सुलेमान की के ऊपर एक प्रोजेक्ट जो था वो बनाया था, हिंदुस्तान कैनाल प्रोजेक्ट जो था। लेकिन बाद के अंदर जो था अब जाना यहाँ शुरू हुआ और बहुत सारी चीजें जो की गई, तो ये एक ऐसी चीज नहीं है कि जो अभी ये आइडिया 1 साल पहले सही हुआ है। ये उसी आपका जो ग्रैंड का ब्रिटिशर्स का एक प्रोजेक्ट था उसका हिस्सा है, और अब आगे से किया गया। तो मेरा ख्याल है कि सारे सूबे इस पे बैठ के ज्यादा इश्यूज के वसील है। यहाँ एक टेक्निकल इशू है हाफिज साहब, यहाँ एक टेक्निकल इशू है। जब का आप हवाला दे रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब पूरे ब्रिटिश इंडिया की स्टडी हुई थी सर। नहीं सर, गवर्नमेंट्स के अंदर है और इन चीजों को मीटिंग्स के अंदर बैठ के डिस्कस किया जाए तो वो ज्यादा मुनासिब और ग्रुप फैसला किया जाए तो पाकिस्तान के मफाद और शुबों के मफाद की किया जाए। नहीं हाफिज साहब, यहाँ एक चीज है सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, यहाँ एक टेक्निकल सा पॉइंट है कि जब हमारे यहाँ जब ब्रिटिश इंडिया था, जब नहरी निजाम बनाया गया, तब जो सर्वेज हुए थे उसमें ये आइडिया था। आप गलत नहीं कह रहे, आप ठीक कह रहे हैं। बट अब चीजें बदल चुकी हैं सर। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बन चुके हैं। पाकिस्तान 60% इंडिया के डाउन स्ट्रीम पे है सर, और उसने जो वहां दरिया आते थे, जिस पुराने आइडिया की आप बात कर रहे हैं, तब रावी पूरा बहता था, सतलुज पूरा बहता था, ब्यास पूरा बहता था, चनाब पूरा बहता था सर। अब उसमें से चारों के चारों दरिया पाकिस्तान में खुश्क हैं। तो जब चारों दरिया खुश्क हो गए, अपस्ट्रीम पे यानी कि इंडिया में उसको डाइवर्ट कर दिया गया, डैम से पानी रोक दिया गया, तो वो आइडिया फ्लॉप हो गया। आप बात कर रहे हैं 100 साल पहले की, तब ग्राउंड सिचुएशन कुछ और थी सर, अब कुछ और है। प्लीज इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हम मुझे मौका देते हैं। सिंध का सारी इस चीज पे है कि रिवर्स नहीं बनना चाहिए जो इफेक्ट है। अब ये जो चोलिस्तान कैनाल का की कोई नहीं है, और ये जो इस वक्त इनका आइडिया आया है वो इसलिए आया है कि जो आपका वाटर का ओवर एंड अबव पानी जो है वो इंडिया से आता है, आप उसको चैनलाइज करके एक जगह पे ले जाए और तकरीबन 1.3 मिलियन एकड़ कर सकते हैं। हाफिज साहब, अगर आप जल्दी जवाब दे पाए, क्योंकि मुझे आमना की तरफ भी जाना है। तो ये टेक्निकल इश्यूज है कि मेरा ख्याल है कि इस तरह मीडिया के अंदर जाके इसको करना है एक खास हद तक करें, बट वो एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट्स दोनों हैं, ठीक है हाफिज साहब, फेडरल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट है सर, वहां पे करें। अब आ जाते हैं 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसके बाद से पाकिस्तान की जुडिशरी के इंटरनल जो इश्यूज हैं उसके अंदर जो जुडिशियल पॉलिटिक्स है उसके अंदर डे बाय डे इजाफा हुआ है, जिसके अंदर जजिस का चीफ जस्टिस का लगना, वो समझते थे कि हमारा राइट है, हमें लगाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट ने की, उसका प्रोसेस चेंज किया, और उसी का रिजल्ट आपने देखा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजिस जो है उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी की, और अनप्रेसिडेंटेडली पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और 2 जो मुअज़्ज़िज़ जजिस साहबान थे उसको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजिस ने कंटेम्नर भी कहा।
تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، میں اس لیے پہلے دن بھی یہ کہتا تھا کہ یہ 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا ہے، اور بنایا بھی پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر، مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس آئیڈیا کو سپورٹ کیا، یہ وائبل کانسٹیٹیوشنلی لیگلی ایڈمنسٹریٹو نہیں ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر ٹھیک ہے، حافظ صاحب، اس پہ آپ کا پوائنٹ آ کہ آمنہ کا بھی جواب اصل میں شامل کرنا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں آنا چاہیے اور کانسٹیٹیوشن بینچ بننا چاہیے۔ پھر کانسٹیٹیوشن بینچ کے اندر جو جوڈیشل کمیشن تھا، اس کے اندر اپنی جو ممبرشپ اس کو اپنے حساب سے لیا۔ جی حافظ صاحب، کانسٹیٹیوشن کورٹ کی طرف جانا پڑے گا، اب چلے جائیں، بعد میں چلے جائیں، اور یہی پرابلم ہماری ہائی کورٹس کے اندر ہے۔ آمنہ اسلام آباد ہائی کورٹ سمیٹ، معذرت کے ساتھ حافظ صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن آمنہ کا جواب چاہیے۔ آمنہ، اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت تمام ہائی کورٹس میں مستقل بنیادوں پر جو چیف جسٹسز تعینات کر دیے جائیں گے، اس سے کیا ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سگنیفیکنس کیا ہے اس کی؟ نمرہ، دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشری میں جتنے سارے پرابلمز آئے نا، اور حافظ صاحب نے آئی تھنک بڑے اچھے طریقے سے اس پوری سچویشن کو ایکسپلین کیا، اور جو کچھ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں ہوا وہ بھی ہم سب نے دیکھا۔ بلکہ میں تو عدنان صاحب کو کہنے لگی تھی کہ آپ اس 26ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہی ہیں جس میں عدنان صاحب کی پارٹی کے بہت سارے لوگ ہماری طرف آ گئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ شرارت اپنی جگہ، بات اپنی مرضی سے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی آ گئے تھے۔ بالکل الحمدللہ اپنی مرضی سے آئے تھے۔ اچھی بات یہ ہے، عدنان صاحب ترمیم ہو گئی تھی، رہیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال اس میں کوئی پرابلم ہے اور کچھ بھی ہے، کیونکہ ہمیں اس وقت سٹیبلٹی چاہیے۔ جو کچھ پچھلے کچھ دنوں میں ہوتا رہا اور ہم دیکھتے رہے، بڑا انفارچونیٹ تھا۔ جس طرح خط و خطابت ہوئی ججز کے درمیان، یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک جسٹس صاحب نے، سپریم کورٹ کے جسٹس نے اس چیز کی جو ہے وہ شروعات کی، اور اس کے بعد ابھی تک جو کچھ ہوتا رہا، جیسے پہلے چیف جسٹس کی تعیناتی پہ جو چیزیں ہوئی، we will have to put an end to this۔ اس لیے نہیں، اس میں حکومت کا کوئی کام نہیں ہے۔ حکومت ایک انڈیپینڈنٹ آرگن آف اسٹیٹ ہے، جوڈیشری ایک انڈیپینڈنٹ آرگن آف اسٹیٹ ہے، لیکن ہم سب کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی، یہ جوڈیشری سیاسی کب سے ہو گئی؟ اس سے پہلے میں نے جوڈیشری کو بہت سال پہلے سیاسی ہوتے نہیں دیکھا۔ حافظ صاحب شاید ایگری کریں گے، جوڈیشری بجائے اس کے کہ عوام کے مسئلے حل کرائے، ہر دوسرے دن ایک نیا جج جو ہے ایک خط لکھ دیتا ہے، دوسرا اس کا جواب دے دیتا ہے۔ پاکستان میں جوڈیشری سیاسی نہیں ہے عدنان، اور میرا سواب لے لو، جوڈیشری سیاسی نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ شیخ صاحب میں نہیں بولا، پلیز میرا ٹائم ہے 30 سیکنڈ۔ آمنہ شیخ صاحبہ کا شور آفاق جملہ ہے کہ جوڈیشری سیاسی نہیں ہے۔ آمنہ شیخ صاحبہ 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب ان کے محبوب لیڈر شہباز شریف صاحب کی ایک کال ہے جو آج بھی انٹرنیٹ پہ پڑی ہوگی، وہ جسٹس کون سے تھے؟ قیوم تھے شاید، تو وہ جو ہے وہ سیاسی نہیں کبھی بھی ہوئی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کو سیاسی کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، کیونکہ جتنا رنگ آپ نے دے دیا، ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے، ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہتی ہے، ایک بریک شامل کرنے لگے، اس کے بعد ہم جب آئیں گے تو کراچی میں کیا ہو رہا ہے، کراچی کی حکومت کیا کر رہی ہے، سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو پبلک پلس۔ ناظرین، کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ کراچی میں ہر آئے روز ہمارے جو کراچی کے بہن بھائی ہیں، جو شہری ہیں، وہ بے ہنگم ٹریفک کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ کبھی وہاں پر جو ہے اس کا نشانہ بن رہے ہیں ڈمپرز کا، اس کے علاوہ دیکھا جائے دیگر مسائل ان کے تو چل ہی رہے ہیں سارے، لیکن آج بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایک اور حادثہ پیش آیا۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں مجھے ہمارے رپورٹر ہیں جی محمد رضا عابدی، ان کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں۔ رضا، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، جو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹریفک کو، کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی زیادہ تر عوام جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ جی بالکل، جو شہر قائد میں ٹریفک حادثات بڑھ رہے تھے اس کی روک تھام کے لیے، اور خصوصاً جو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے پر باقاعدہ کراچی ٹریفک پولیس کی جانب سے سخت اقدامات سامنے آئے ہیں، سخت فیصلے کیے گئے ہیں۔ سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، عملی طور پر کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو پہلے قانون کی خلاف ورزی کی جاتی تھی، اب شہریوں میں ذرا خوف کا عالم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ٹریفک قوانین ہیں اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں تقریباً 18,000 سے زائد جو موٹر سائیکلز ہیں ان کو ضبط کیا گیا ہے، جبکہ ہیوی ٹریفک اور 300 سے زائد گاڑیاں ہیں جن کو ضبط کیا گیا ہے۔ بلدیہ میں جو کمپاؤنڈ بنایا گیا ہے وہاں پر تمام تر خستہ حال گاڑیاں اور دیگر جو ہیوی ٹریفک ہے وہ وہاں پر
मौजूद है। रवा साल में अगर मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात की बात की जाए तो तकरीबन 288 अफराद जान से चले गए हैं, उनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि सिर्फ हैवी ट्रैफिक से जो है 93 के करीब अफराद जाँ बहक हुए हैं। जी रजा, ये बताएं कि जो आपने कहा कि तकरीबन 18,000 के करीब जो है वो इस वक्त मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया, दीगर कुछ तादाद में जो है वो हैवी ट्रैफिक को भी, अब इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या किस ग्राउंड पे जा रहा है, हुकूमत किस तरह से एक्टिव है, किस तरह से काम कर रही है, क्रैकडाउन हो किस तरह रहा है? जी, जैसा कि ज्यादातर जो तादाद है मोटरसाइकिल सवारों की है जो इस हादसात में जाँ बहक हुए हैं, खसूसन जो हेलमेट का इस्तेमाल है उस पर जो है काफी नहीं, जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। और खसूसन यंगस्टर से ये तमाम तर चीजें शुरू की गई हैं क्योंकि नौजवान इसमें सबसे ज्यादा निशाना बन रहे थे। यही वजह है कि सबसे ज्यादा जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको जो है जब्त किया गया है क्योंकि हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जबकि हैवी ट्रैफिक समेत दीगर जो रक्शे हैं, इसके अलावा आम जो सवारियां हैं उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। और हैवी ट्रैफिक के लिए खसूसन जो पॉलिसी बनाई गई है काफी सख्त बनाई गई है और बाकायदा जो ड्राइवर हजरात हैं, मालकान हैं, उनकी जाने से जो फ्रंट बैक कैमरे उनको नस्ब करने की हिदायत की गई है। सेफ गार्ड का कहा गया है कि उसको जो है मुकम्मल किया जाए, SOP तैयार की गई है, उसकी खिलाफ वर्जी जो की जा रही है तो ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा कार्रवाई की जा रही है और गाड़ियां भी जब्त की जा रही हैं। अच्छा, चलें ठीक है। इस वक्त वकला भी सरापा एहतजाज है, दीगर जगहों पे भी मुतअद्दिद जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से एहतजाज किए जा रहे हैं, उस पर अगर कोई अपडेट है जल्दी से शेयर कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। रजा, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, वकला की जानिब से भी एहतजाज का सिलसिला जारी है और खसूसन जो अहम जो मौजू है उसके हवाले से ये तमाम तर वकला जो है सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त भी जो अपने मुतालबात हैं वो मनवाने के लिए इक़दाम भी कर रहे हैं और ये तमाम तर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। चलिए ठीक है रजा, हमारे साथ ही रहेगा आपका बहरहाल बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। हाफिज साहब, इस पे आपका कमेंट चाहिए होगा, आप क्या समझते हैं जिस डायरेक्शन में सिंध गवर्नमेंट जा रही है, इस इतने बड़े मसले को लेकर ठीक डायरेक्शन में जा रही है? वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स दैट कि जो कराची के अंदर होता है, पाकिस्तान एशिया के अंदर नंबर 1 पे इस पर जो इक्वालिटीज है उसके अंदर है और उसकी बुनियादी 3 वजह है। नंबर 1 ये है कि हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी है, उसके हिसाब से हमारे शहर जिस तरह उनको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था वो नहीं आया। अच्छा। दूसरा, ट्रैफिक रूल्स की या लॉज की कंप्लायंस कोई नहीं है। और तीसरा, हमारे जो सिटीजन है उनका एक कैजुअल एटीट्यूड है, चाहे पैदल लेक लें, चाहे बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार वाला या आप हैवी ट्रैफिक के अंदर चले जाएं तो उसके अंदर एक जो इंटरनेशनली एक चीज होती है कि आपने ट्रैफिक लॉज को जो है वो कंप्लाई विद करना है, अगले की केयर करनी है, अपने आप को बचाना है, वो है नहीं है। और उसका रिजल्ट ये निकला है कि डेली हम इंसिडेंट्स जो है वो देखते हैं, कभी आपको रेलवे फाटक्स में नजर आते हैं, कभी रोड्स में, इसी तरह कराची के अंदर जो आपका कभी वाटर टैंकर्स की टक्कर से कोई मर रहा होता है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं इनको इस तरह की स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए उस चीज के अंदर कि ना सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन चीजों के लिए इंप्रूव करें बल्कि उसके साथ फिर जो है स्ट्रिक्ट फाइन्स और अपने लॉज की कंप्लायंस करें कि जिससे इन चीजों को मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि इन एक्सीडेंट्स के अंदर से बच्चे भी जा रहे हैं, खवातीन भी जा रही हैं, मर्द भी जा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स भी जा रहे हैं जो उस घर को पालते हैं। उसके बाद जो है आप जो पेडेस्ट्रियन बूढ़े, तो मेरा ये ख्याल ये है कि अब हमें एज ए कौम और बहसीयत एज ए हुकूमत जो हमें रियलाइज कर देना चाहिए कि जो इस मुल्क के अंदर रोड के ऊपर जा रहा है इसको अब बंद करके हम उसी तरह की अपने लॉज की कंप्लायंस पे शुरू कर दें जिस तरह हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे आपके यूएई वाले हैं, चाहे चाइना है या उसके बाद आपके दूसरे ममालिक है, वहां से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आप उनको अडॉप्ट करें और जीरो टॉलरेंस जो है आप इन ट्रैफिक लॉज के ऊपर रखें, इन वायलेशंस के ऊपर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो आप डालें, उस चीज को लेके आए ताकि हम इस चीज को किसी न किसी जगह रोक सके। नहीं तो ये सिर्फ चीजें टॉक शोज की हद तक है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है, या उसके बाद आपका सोशल मीडिया आ गया, उससे चीजें आगे नहीं जा रही। हमें इन चीजों को जेन्युइनली एड्रेस करने के लिए एक सिंसियर एफर्ट्स जो है वो अपने रोड्स के ऊपर, लॉज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर ये है कि ट्रैफिक की ऑब्जर्वेंस या उसकी एक टॉलरेंस है करना चाहिए। ओके आमना, आपकी क्या राय इस पे? वाटर टैंकर माफिया जो है उसके खिलाफ
सिंध हुकूमत जिस तरह से एक्टिव हुई, जिस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है रोड सेफ्टी से मुतालिक, आप मुतमईन है इससे? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए बात और ये करना है चाहिए। कि, जी जी एहसान साहब। जी आमना बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, बल्कि कुछ मसाइल ऐसे भी हैं सिंध की भी बात करें, और जैसे हाफिज साहब ने बड़ी ठीक तरीके से कहा कि पूरे पाकिस्तान की ये जरूरत है। डिफरेंट सूबे के डिफरेंट जगहों के डिफरेंट मसाइल हैं। सिंध का सबसे बड़ा मसला इसलिए है कि सिंध में पानी का बहुत बड़ा मसला है, और ये जो आपने क्योंकि बार बार टैंकर्स की मिसाल दी, और हमारे जो रिपोर्टर साहब वहाँ पे मौजूद है उन्होंने भी बताया कि पानी के टैंकर से भी बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। तो क्योंकि सिंध में पानी का बहुत मसला है, और मैं जाती तौर पर किसी शख्स को नहीं जानती जो कराची में रहता है और जिसको डेली वाटर टैंकर ना मंगवाना पड़ता हो। अब आपको पंजाब की सड़कों पे उस तरह से वाटर टैंकर्स नजर ही नहीं आएंगे, कभी शाज़ो नादिर कभी कोई नजर आ जाता है। तो बड़ा जरूरी है कि आप अपने शहर के मसाइल के मुताबिक, अपने सूबे के मसाइल के मुताबिक उनका हल निकालें। ट्रैफिक रेगुलेशन जो है ना, वो मैं समझती हूँ एक आर्ट है, और इसके लिए आपके पास प्रोफेशनल्स होने चाहिए। आज आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, आप आज से इतने साल पहले कहाँ थे, और जितने लोग अपनी जानें खो चुके हैं, जितने लोगों को तकलीफ पहुंची है, उनका अजाला कौन करेगा? फिर भी मैं कहती हूं कि हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं, और हम शुक्र करते हैं कि फाइनली इनको इस बात का एहसास हुआ, और ये बहुत जरूरी है। बल्कि आप देखिए पंजाब के अंदर जो मोटर बाइक लेन अलग कर दी गई, और बल्कि मैं इसको एक और स्टेप आगे लेके जाऊंगी कि मोटर बाइक्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम इसको करने जा रहे हैं कि मोटर बाइक्स के ऊपर जैसे पहले हेलमेट नेसेसरी होता था, अब रेयर व्यू मिरर्स को भी नेसेसरी करने जा रहे हैं। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुकूमत का तो काम ही यही है, और क्या हुकूमत का काम सिर्फ जो है आपको अपना 10% कट लेना तो नहीं है ना। आप खुदारा हुकूमत करें और आवाम की बेहतरी के लिए पॉलिसी मेकिंग करें। और जो हाफिज साहब ने कहा कि पॉलिसी सिर्फ बनाना मकसद नहीं है, पॉलिसी पे अमल करना भी मकसद है। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम कि अब सिंध को ये कर लेना चाहिए। ठीक है रजा, मेरे पास आज की दो खबरें। एक ये कि कराची के इलाके बल्दिया सेक्टर 8 में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहक हुआ, जबकि दूसरी जानिब बल्दिया नेवल कॉलोनी में भी डंपर ने रक्शे को टक्कर मारी, जिससे 2 खातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए, जबकि डंपर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। ये दो खबरें। अब जो पहला वाकया जो है बल्दिया सेक्टर 8 वाला, इसके बारे में बताइएगा कि जो ड्राइवर है इसको गिरफ्तार किया गया, और जो दूसरा है उसमें भी डंपर वक्ती तौर पे तो फरार हुआ, लेकिन अभी तक उसको पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई या नहीं? जी, आम तासुर यही जाता है जब ये हादसा होता है, हादसे के बाद फौरन जो है ड्राइवर फरार हो जाता है, क्योंकि हालिया जो लहर चली है, क्योंकि जो शहरी हैं उसमें काफ़ी इश्तियाल पाया जाता है। जो बढ़ते हुए हादसा हो रहे थे, तो यहाँ पर जलाओ खराव के भी काफ़ी वाक़यात हुए। कुछ रोज़ कबल भी यूपी मोड़ पर जो है 9 हैवी ट्रैफिक जो टैंकर्स हैं और डंपर्स हैं उनको जलाया गया था। यही वजह है कि हादसा होता है, ड्राइवर फरार हो जाता है, लेकिन जो ट्रॉलर है या डंपर है उसको कब्जे में लिया जाता है। लेकिन इस हवाले से जो कानून साजी है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दफात जो है मुकदमात में इतनी हल्की लगाई जाती हैं कि जो ड्राइवर है वो जो है जमानत पे अगले दिन ही जो है रिहा हो जाता है, और इस तरह के तमाम तर वाकयात रिपोर्ट होते हैं। अब जो है काफी जो है खौफ का जो है देखने में आ रहा है कि खसूसन जो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से भी एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। अपने घर से ही तमाम तर चीजें शुरू की गई हैं, और बाकायदा DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह को अहकाम दिए गए हैं कि जो भी पुलिस एहलकार या अफसर जो है कानून तोड़ता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तमाम तर जो हैवी ट्रैफिक है, मोटरसाइकिल है, जब्त भी की जा रही हैं, और बाकायदा तौर पर जो ट्रैफिक पुलिस का निजाम है जदीद तौर पर लेके आया जा रहा है। जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसकी भी मदद भी ला रही है। ड्राइवर्स अगर भागते हैं तो भी उनका पीछा किया जाता है? ड्राइवर्स का भी पीछा किया जा रहा है। शारे फैसल पे एक वीडियो वायरल हुई थी, और उस पर काफी जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया था, और चलान किए जा रहे थे डंपर के, और यही वजह है कि उसकी ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई। जी ठीक है रजा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आमना आपका भी बहुत शुक्रिया, हाफिज साहब आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने समाप्त फरमाई, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।